तो वेक्टर्स को जोड़ना और वेक्टर्स को घटाना हमने सीखा और उनका एप्लीकेशन भी देखा। कहाँ कहाँ देखा? वेक्टर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, इनका एप्लीकेशन था रिलेटिव वेलोसिटी में, और प्रोजेक्टाइल मोशन में भी इसका एप्लीकेशन हो सकता है, बट हमने वैसा क्वेश्चन अभी नहीं देखा वेक्टर वाला। बट प्रोजेक्टाइल मोशन में भी वेक्टर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं। वेक्टर्स के कई जगह यूज़ होते हैं जहां हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है वेक्टर्स को। तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए पहले वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में थोड़ा और डिस्क्राइब कर लेते हैं, तब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन समझ में आएगा। तो वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए और उसका मतलब क्या होता है। वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है कि पहले हम पोजीशन वेक्टर को अगर समझें, पोजीशन वेक्टर, तो उससे ये बात आसानी से समझ में आ जाती है। पोजीशन वेक्टर क्या चीज़ होता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी वेक्टर का जो हमारा ओरिजिन हमने सेलेक्ट किया है या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी पॉइंट का पोजीशन एक वेक्टर से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। जैसे कोऑर्डिनेट्स में डिस्क्राइब करते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट से, उसी तरह वेक्टर की हेल्प से भी किसी पॉइंट को हम अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन को बताते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो एक सिंपल केस ले लेते हैं। मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और लेट पॉइंट पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है सपोज 2,3। इस तरह से पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमारा ओरिजिन है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में पी पॉइंट को कैसे दिखाते हैं? ऐसे मार्किंग कर लेते हैं कुछ 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 और इधर 4, ऐसे ही और भी होंगे। तो हमारा जो पॉइंट है P, उसका x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट है 3। मतलब x डायरेक्शन में 2 यूनिट्स जाएंगे, y डायरेक्शन में 3 यूनिट्स, और ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 2,3। तो ये वाली बात सबको पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की पोजीशन को कैसे बताते हैं। और ये OP डिस्टेंस भी बताई जा सकती है, ओरिजिन से कितना दूर है। OP डिस्टेंस कैसे बताते हैं? 2 यूनिट्स इधर है और 3 यूनिट्स इधर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके OP डिस्टेंस बताया जा सकता है। तो ये तो हुआ कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। अगर वेक्टर फॉर्म में P पॉइंट की पोजीशन बताने वाला पोजीशन वेक्टर बताना है तो कैसे बताएंगे? तो x और y जो हमारे एक्सिस हैं, उनको हम वेक्टर नोटेशन के लिए इधर मान लेते हैं i कैप वेक्टर और इधर मान लेते हैं j कैप वेक्टर। ठीक है। तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा, यानी O से P की तरफ जाने वाला वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, O से P की तरफ जाने वाला वेक्टर यानी OP वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x डायरेक्शन में 2 यूनिट यानी 2i कैप, और y डायरेक्शन में 3 यूनिट यानी 3j कैप। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हो गया, 2i कैप 3j कैप। i के साथ जो कोफिशिएंट है तो समझ जाएंगे कि x डायरेक्शन में 2 यूनिट जाना है, j के साथ जो कोफिशिएंट है 3 यानी y डायरेक्शन में 3 यूनिट जाना है, और डायग्राम में ये हमारा वेक्टर हो जाएगा O से P की तरफ जाने वाला वेक्टर। OP वेक्टर की लेंथ अगर बताना है, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाएगा? यहाँ हमने अभी पहले निकाला था पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, उसी तरह से यहाँ पर भी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म से कंपेयर करें तो कैसे निकला मैग्नीट्यूड ऑफ OP? जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर, जो i का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट। तो OP लेंथ यानी
पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब अगर और थोड़ा देखें तो OP वेक्टर को हमने लिखा है 3i प्लस 2i प्लस 3j, 2i प्लस 3j। तो ये जो 2i और 3j हैं ये कहलाएंगे कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर OP, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर OP। कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जिन से मिलकर वेक्टर OP बना हुआ है, किन किन चीज़ों से मिलकर OP वेक्टर बना है वही कहलाएंगे कंपोनेंट्स। यानी OP वेक्टर 2i नाम के एक वेक्टर से मिलकर बना है और 3j नाम के एक वेक्टर से मिलकर बना है। ये 2i और 3j भी वेक्टर्स हैं। क्यों वेक्टर हैं? क्योंकि जैसे 2i कैप लिखा है, 2i कैप में i कैप तो डायरेक्शन है और 2 मैग्नीट्यूड है। डायग्राम में भी देख सकते हैं, i कैप मतलब x डायरेक्शन और x डायरेक्शन में कितना था? 2 यूनिट्स। तो 2i कैप अपने आप में भी एक वेक्टर है। OP वेक्टर क्या है? 2i कैप और 3j कैप से मिलकर बना, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो 2i कैप अपने आप में एक वेक्टर है और 3j कैप अपने आप में एक वेक्टर है। तो 2i कैप वेक्टर डायग्राम में कहाँ होगा? P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये पॉइंट आया, सपोज इसको हम A लिख देते हैं। तो 2i क्या है? वो है OA वेक्टर। और 3j क्या है? इधर हम B लिख लेते हैं। 3j क्या है? J डायरेक्शन और 3 मैग्नीट्यूड, यानी J डायरेक्शन और 3 मैग्नीट्यूड। मतलब ये जो OB वेक्टर है ये है 3j कैप, यानी OP वेक्टर OA वेक्टर और OB वेक्टर से मिलकर बना है। तो OA और OB क्या हैं? OP वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, 3 डायमेंशनल वेक्टर का मतलब है कि जैसे ये वेक्टर अभी बोर्ड के प्लेन में पड़ा हुआ है, ऐसे अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, ऐसे होता इस तरह से, तब इसमें हम एक एक्सिस बोर्ड के प्लेन के बाहर भी लेते, बोर्ड के प्लेन से बाहर निकलता हुआ जो Z एक्सिस का काम करता, और फिर यहाँ से फिर कंपोनेंट्स कैसे बनाते? फिर हमारा P पॉइंट अगर स्पेस में था तो OP वेक्टर ऐसे होता। फिर I डायरेक्शन में यानी X डायरेक्शन में कंपोनेंट जानने के लिए क्या करते? इसके टिप से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, X एक्सिस पर, Y एक्सिस पर और इधर Z एक्सिस पर, तब हमें मिलेंगे 3 कंपोनेंट। तो वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा? अगर हमारा ये पॉइंट P 3 डायमेंशनल होता, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बोलेंगे तो उसके 3 कंपोनेंट होते, 3 कोऑर्डिनेट्स होते। कैसे लिखते? लेट P इज़ इन 3 डायमेंशंस। और मान लो कि P जो वेक्टर है वो है 2, 3, 1 है सपोज। तो P का जो पोजीशन वेक्टर होता उसमें 3 कंपोनेंट्स होते, X कंपोनेंट 2i कैप, Y कंपोनेंट 3j कैप और Z कंपोनेंट k कैप। अगर कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता, कोई एक कोऑर्डिनेट मान लो नेगेटिव होता, सपोज -2, 3 या कोई 2 भी नेगेटिव हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एक ही नेगेटिव हो, तो इसके लिए OP वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिखकर हमने कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का मीनिंग समझ लिया। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब होता है? डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग हम जानते हैं पहले से ही। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो सपोज हमारे पास कोई एक पॉइंट था यहाँ पर, मान लो P था, और इसका पोजीशन चेंज हुआ और ये यहाँ आ गया, Q पर आ गया। तो पहले वाली जो पोजीशन थी, कोई ऑब्जेक्ट था, मान लो P से Q आ गया, ये P से Q, तो P से Q की तरफ जो वेक्टर जा रहा है वही क्या हो जाएगा? PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, लेट इनिशियल पोजीशन, मान लो कि पहले वाली पोजीशन थी P और
फाइनल पोजीशन है सपोज Q, ठीक है। तो P का पोजीशन वेक्टर यानी इनिशियल पोजीशन जो थी उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बनाया OP वेक्टर, और जो फाइनल पोजीशन है उसका पोजीशन वेक्टर ऐसे बना दिया OQ वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा हुआ? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ P से Q की तरफ जाने वाला वेक्टर। तो P से Q की तरफ जाने वाला वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में कितना चेंज हुआ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख रहे हैं, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बजाय हम कहेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अगर मान लो कि लेट OP जो पोजीशन वेक्टर था, P के कोऑर्डिनेट्स मान लो थे x1, y1 और z1, ठीक है। तीसरा एक्सिस भी यहाँ पर है, उसको हम दिखा नहीं रहे हैं, बस हमने चलो ऐसे ले लेते हैं, दो ही कोऑर्डिनेट लेकर समझ लें, बाद में 3 डायमेंशन के लिए लिख देंगे। और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज x2, y2 तो कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता है तो हम OP पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, और इसी तरह OQ पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब अगर PQ पोजीशन वेक्टर निकालना है तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर। तो जब यहाँ पे माइनस करोगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब i के कंपोनेंट से i के कंपोनेंट माइनस होंगे, y और j वाले से j वाले हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्या? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हमारा P से Q की तरफ जाने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली जो हमारी थ्योरीज थी उससे हम इसको कंपेयर करें तो PQ की अगर लेंथ निकालें, इस पोजीशन में चेंज जो हुआ है P से Q, इसकी अगर लेंथ निकालें तो कोऑर्डिनेट में पढ़ते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि दो पॉइंट्स के बीच में जो लाइन है उस लाइन की लेंथ कैसे निकालते थे? लेंथ ऑफ लाइन PQ कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे निकालते थे? याद करो तो ज़रा। मान लो D है तो कैसे निकालते थे? फाइनल पोजीशन का x कंपोनेंट माइनस इनिशियल पोजीशन का x कंपोनेंट स्क्वायर, फाइनल पोजीशन का y कंपोनेंट माइनस इनिशियल पोजीशन का y कंपोनेंट इसका स्क्वायर, ऐसे ही निकालते थे ना। और अगर वेक्टर वाली थ्योरी से कंपेयर करें तो वेक्टर्स में क्या हमने बोला था कि मान लो PQ एक वेक्टर है और इसकी लेंथ निकालनी है, तो वेक्टर की लेंथ का मतलब होता है PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्या बताया था, कोई वेक्टर अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अभी लिखा था ना यहाँ पर, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला जो पहले थोड़ी देर पहले किया था। कैसे किया था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस तरह से किया था, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर जो किया था, यानी i j के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनका जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर रूट लेना है। यही वेक्टर में हमने मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सिमिलर चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पर भी है। PQ एक वेक्टर है, PQ वेक्टर का i कोफिशिएंट है x2 माइनस x1, j कोफिशिएंट है y2 माइनस y1। तो जब मैग्नीट्यूड निकाला तो क्या हुआ? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा है, जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम में था वैसा ही वेक्टर सिस्टम में भी दिख रहा है, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन और इंक्लूड हो गया है। अगर 3 कंपोनेंट होते
तीन कंपोनेंट कब होते? अगर P और Q हमारे 3 डायमेंशनल वेक्टर्स होते। तो P अगर 3 डायमेंशनल वेक्टर होता तो इसमें 3 कोऑर्डिनेट होते, Q में भी 3 कोऑर्डिनेट होते, और फिर यहाँ जो वेक्टर्स आए हैं OP OQ, इनमें भी 3 कंपोनेंट्स हो जाते। मान लो कि Z1 होता है यहाँ पर Z1 K कैप, और यहाँ होता Z2 K कैप, ठीक है। फिर यहाँ भी एक कंपोनेंट और आ जाता, क्या आता? Z2 माइनस Z1 K कैप, यहाँ भी एक कंपोनेंट हो जाता। फिर Z2 माइनस Z1 K कैप, हाँ यही तो होगा। यहाँ पर इसमें यहाँ एक कंपोनेंट ऐड हो जाता, क्या हो जाता? Z2 K कैप, यहाँ हो जाता प्लस Z1 K कैप। फिर सब्ट्रैक्ट करते तो यहाँ K कंपोनेंट आता Z2 माइनस Z1 K कैप। फिर यहाँ भी एक और टर्म ऐड हो जाता Z2 माइनस Z1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें मिल जाता। तो ये तो बात हुई वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अब वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स भी लिखे जाते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है उसको भी समझ लें, इम्पॉर्टेंट है, उसका क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क या 2 मार्क में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो मान लो कि एक वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स हैं A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप। मान लो कि ऐसा एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। या और सिंप्लिसिटी के लिए हम XYZ ले लेते हैं। XYZ ले लेने से थोड़ा इजी दिखेगा, कम कॉम्प्लेक्स रहेगा। मान लो एक वेक्टर है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस Z K कैप, ठीक है। ये कंपोनेंट फॉर्म में एक वेक्टर दिया है, इसके 3 कंपोनेंट हैं, I कंपोनेंट, J कंपोनेंट और K कंपोनेंट। यहाँ XYZ की जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव। वो अभी जैसे डिस्कस किया था कि उस पॉइंट के पोजीशन पर डिपेंड करती है, कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। खैर, एक वेक्टर हमारे पास मान लो ये है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? तो अभी जैसे डिस्कस किया था, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, और मान लो 3 डायमेंशनल है इसीलिए इसके 3 कंपोनेंट है। लेट XI कैप जो है उसको हमने लिख लिया AX वेक्टर, YJ कैप को लिख लिया AY वेक्टर, और Z कैप को लिख लिया AZ कैप, ठीक है। ZK कैप को लिख लिया AZ कैप। यानी कि यही AX का मतलब क्या है XI कैप, AY का मतलब क्या है YJ कैप, AZ का मतलब क्या है ZK कैप, ठीक है। तो इसके 3 कंपोनेंट हैं AX AY AZ। यहाँ पर भी एरो लगा देते हैं क्योंकि कैप यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए। यूनिट वेक्टर्स मतलब IJ के, तो साथ में कुछ अगर कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया तो उसमें कैप नहीं लिखेंगे फिर, तो AZ वेक्टर क्या होगा ZK कैप। तो A के 3 कंपोनेंट हैं AX AY AZ। X डायरेक्शन में AX वेक्टर, Y डायरेक्शन में AY वेक्टर, Z डायरेक्शन में AZ वेक्टर। तो मान लो कि लेट AX वेक्टर, AY वेक्टर एंड AZ वेक्टर आर एट एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा from the X, Y and Z axis respectively, ठीक है। यानी जो AX AY AZ कंपोनेंट्स हैं वो X Y Z एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स बनाते हैं। तो देन अगर इनके कंपोनेंट्स लिए जाएं, ठीक है, कंपोनेंट AX AY AZ और अल्फ़ा बीटा गामा ये XYZ एक्सिस से एंगल बनाते हैं। मान लो कि अगर हम एक 2 डायमेंशनल वेक्टर लेते हैं, ठीक है, और ये हमारा X और ये Y एक्सिस है, तो ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो हमारा जो वेक्टर था ये था OP वेक्टर, जिसको हमने A वेक्टर लिखा है। तो इस तरफ अगर हम कंपोनेंट चाहते हैं X डायरेक्शन में, तो
कंपोनेंट कैसे बनाएंगे अभी बताया था। जो वेक्टर का हेड है उससे एक्स डायरेक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये एक वेक्टर आया, मान लो ओ ए वेक्टर, और इधर आया हमारा ओ बी वेक्टर। ठीक है, तो ओ ए जो वेक्टर है उसकी अगर लेंथ निकालना चाहते हैं तो कितनी होगी? ओ ए की लेंथ क्या होगी? देखो इस ट्रायंगल से ओ ए पी जो ट्रायंगल है इससे अगर ओ ए लेंथ निकालें तो वो कितनी होगी? ओ पी कॉस अल्फ़ा। और अगर ओ बी की लेंथ निकालें तो कितनी होगी? ओ बी साइन अल्फ़ा। ठीक है तो ओ पी कॉस अल्फ़ा एक्चुअली क्या चीज़ है? ओ पी कॉस अल्फ़ा इस ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अगर 3 डायमेंशनल होता तो हम P के हेड से Z एक्सिस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते और उधर कंपोनेंट आ जाता ओ पी कॉस गामा। ठीक, तो यहाँ से ये जो कंपोनेंट्स आएंगे 3 डायमेंशनल वेक्टर के जो 3 कंपोनेंट आते हैं उन्हीं को बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड हैं इनको क्या कह सकते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ओ पी या वेक्टर ए। तो ओ पी कॉस अल्फ़ा क्या है? ये ए एक्स है। इसी तरह ओ पी साइन अल्फ़ा क्या है? ये ए वाई है। ठीक है, हमने यहाँ डायरेक्शन नहीं लिखा, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो यहाँ पर अभी क्या लिख सकते हैं? ए एक्स एक्चुअली क्या चीज़ है? ओ पी कॉस अल्फ़ा। ओ पी मतलब जो हमारा कंप्लीट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स क्या होगा? ए कॉस अल्फ़ा होगा। ए वाई क्या होगा? ए साइन अल्फ़ा होगा अगर 2 डायमेंशंस में। अगर 3 डायमेंशंस में होते हैं तो ए वाई की वैल्यू होगी ए कॉस बीटा, और z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आया है उसकी वैल्यू होगी ए कॉस गामा। ठीक है, ध्यान से समझना। यहाँ पर अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है, ठीक है, तो यहाँ पर बीटा का मतलब क्या होगा? यहाँ पर बीटा का मतलब होगा 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे साइन था तो यहाँ कॉस क्यों लिखा, एक ही बात है। देखो यहाँ पे बीटा का मतलब क्या होगा? 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो अगर बीटा की जगह तुम लिखोगे ए कॉस 90 माइनस अल्फ़ा तो फाइनली क्या आएगा? ए साइन अल्फ़ा ही आएगा। ठीक, कॉस के टर्म्स में लिखना इजी है, समझना आसान है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों एक्सिस एक्स वाई जेड से ये वेक्टर एंगल्स बनाता है, तो हमने तीनों को कॉस के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन है कि 2 डायमेंशनल था तो ए कॉस अल्फ़ा लिखा और इधर ए साइन अल्फ़ा लिखा, लेकिन 3 डायमेंशनल है तो ए कॉस बीटा लिखा। कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है, सेम चीज़ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा अगर रिलेशन हमें मालूम था इसलिए यहाँ साइन अल्फ़ा हो गया। ठीक, और अगर 3 डायमेंशनल होता, इस तरह से होता वेक्टर, तो इधर कंपोनेंट आता एक्स कंपोनेंट, इधर वाई कंपोनेंट आता और इधर जेड कंपोनेंट आता, तब अल्फ़ा और बीटा का रिलेशन हमें नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग प्लेन में एंगल्स होते, तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉस के टर्म्स में ही तीनों कंपोनेंट्स को लिखा। तो ये जो कॉस के टर्म्स में कंपोनेंट दिख रहे हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, इन्हीं को बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये एक्चुअली उनके मैग्नीट्यूड्स हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट तो ए एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर ए जेड वेक्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉस अल्फ़ा निकालें तो कैसे लिखेंगे? ए बाई ए एक्स। कॉस बीटा अगर निकालें तो ए बाय ए वाई, और कॉस गामा अगर निकालें तो ए बाय ए जेड। ठीक, तो अगर तुमसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन में कि एक वेक्टर है 3 डायमेंशनल है, उसके अल्फ़ा बीटा एंगल्स एक्स वाई जेड एक्सिस से वो कितने कितने एंगल्स बना रहा होगा, यानी अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स कितने होंगे, तो यहाँ से इन रिलेशंस की हेल्प से हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू बता सकते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होगा? ए, यानी कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा, और ए एक्स क्या होगा? जो आई के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड होगा वो यहाँ पे लिखेंगे ए बाई ए एक्स, तो आ जाएगा कॉस अल्फ़ा। ए बाई ए वाई करेंगे तो आ जाएगा कॉस बीटा, और ए बाई ए जेड करेंगे तो आ जाएगा कॉस गामा। और यहाँ पर एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर हम कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो क्या मिलता है? अगर स्क्वायर करके ऐड कर दें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा को तो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो क्या आएगा? देखो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
यानी कि ए स्क्वायर बाई ए एक्स स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर बीटा ए स्क्वायर बाई ए वाई स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर गामा ए स्क्वायर बाई ए जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलत लिख दिया यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ए बाई ए एक्स नहीं होगा, ए एक्स बाई ए होगा, यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, इसको ठीक करना चाहिए। देखो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फ़ा है, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स बाई ए, उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ए बाई ए एक्स लिख दिया था। कॉस अल्फ़ा क्या होगा, ए एक्स बाई ए। कॉस बीटा क्या होगा, ए वाई बाई ए। और कॉस गामा क्या होगा, ए जेड बाई ए। ठीक है, अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या आता है। ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इधर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये एक्चुअली क्या चीज़ है, हमारा जो ए वेक्टर था, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ये हमारा वेक्टर था। तो अगर हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखते, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लिखते तो कैसे लिखते, चाहे ऐसे लिखो, वेक्टर में दोनों तरफ लाइन बनाओ मॉड वाला, या ऐसे ए लिख दो, सिंपली एरो हटा दो। तो अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट हैं उनको स्क्वायर करके ऐड करना होता है, फिर स्क्वायर रूट, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ये इनफैक्ट क्या चीज़ है, इस स्क्वायर रूट का स्क्वायर है, यानी कि वो ए स्क्वायर है। ठीक है, यानी ये जो न्यूमरेटर में आ रहा है ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, और यहाँ डिनोमिनेटर में तो ए स्क्वायर था ही, तो ये डिवाइड हो गए, इक्वल टू क्या आ गया, 1। यानी कि अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड हैं, और वेक्टर एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स बनाता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये 2 या 3 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें बोला जाएगा कि एक वेक्टर है, वो 3 डायमेंशनल वेक्टर है, वो एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फ़ा बीटा गामा एंगल्स बनाता है, तो प्रूव करो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो ये वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए और उससे रिलेटेड दूसरे डिस्कशन हुए। अब जो पढ़ा है उसके 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, तो बातें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मान लो कि एक क्वेश्चन हमने लिया ऐसे कुछ, लेट एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम, तो मान लो इनिशियल पोजीशन ये थी, फ्रॉम पॉइंट पी मान लो था 2, 3, 1। ठीक है, टू इन न्यू पोजीशन, इस पोजीशन पर था हमारा वेक्टर, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो था वो हमारा इस पोजीशन पे था 2, 3, 1 कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, उसको एक नई पोजीशन पर लेकर गए, तो टू ए न्यू पोजीशन क्यू है मान लो 3, -1 और सपोज़ ये है 1 है सपोज़। ठीक है, ऐसे एक नई पोजीशन में ले गए, चलो कोई और वैल्यू ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ऐसी एक नई पोजीशन में ले गए। ठीक है, देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको वेक्टर के टर्म्स में बताओ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मान लो P से Q की तरफ गया तो हमने PQ लिख दिया, P पर था Q पे गया तो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। तो PQ की वैल्यू क्या होगी OQ माइनस OP। ठीक, ऐसे तो अभी हमने एक्सप्लेन किया ही था कि OQ माइनस OP क्यों होगा। याद रखने के लिए समझ लो P से Q, तो जो फाइनल पोजीशन है वो पहले लिखी जाएगी, फिर इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन को वेक्टर के फॉर्म में, यानी कि Q का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ये कोऑर्डिनेट्स को देखकर लिख सकते हैं 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। देखो कैसे लिखा है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, तो ये Q का पोजीशन वेक्टर हो गया। माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या होगा 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, विद साइन वैल्यू लिखेंगे, यहाँ जैसे -1 था तो यहाँ -j हो गया। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, i में से i वाला, j में से j वाला, k में से k वाला, माइनस साइन का ध्यान रखना है। तो क्या आएगा 3i माइनस j प्लस 2k माइनस 2i माइनस 3j माइनस k। तो क्या आ जाएगा 3i यहाँ पे और माइनस 2i यहाँ पे, तो क्या बचा i माइनस j माइनस 3j, तो क्या बचा माइनस 4j, 2k और यहाँ माइनस k, तो क्या बचेगा k कैप। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, D वेक्टर भी लिख सकते हैं, जो सिंबल अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो ये ऐसे हमने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक, फिर कोई पूछे अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है PQ, तो PQ का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, PQ को PQ वेक्टर में दोनों तरफ मॉड वाला साइन लगा दो, इक्वल टू क्या होगा x कंपोनेंट, PQ का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ठीक है, तो x कंपोनेंट यहाँ पे i के साथ में क्या है 1, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, j के साथ क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर, और k के साथ भी 1 है तो 1 स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा PQ का मैग्नीट्यूड। आगे तो पता ही है क्या करना है, 1 + 16 + 1, तो क्या आ जाएगा √18 यूनिट्स। यूनिट्स यहाँ लिख देते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में हमें पता नहीं है अभी कि मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में दिया है, तो जो भी दिया होगा, अगर मीटर दिया है तो यहाँ यूनिट्स के √18 मीटर लिखा जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जा सकता है। फिर और क्या पढ़ा था अभी, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी ऐसे ही निकाल सकते हैं, उसका तो सीधा फार्मूला है ax/a cos अल्फ़ा, ay/y cos बीटा और az/a क्या हो जाएगा cos गामा। तो मान लो कि एक वेक्टर दिया हुआ है, लेट कोई वेक्टर मान लो गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k, मान लो एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर बताने हैं, फाइंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या हैं, यही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं 3i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, और क्या, ये पहला बात था, और दूसरा फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा एंड गामा क्या है, ये वेक्टर x एक्सिस से y एक्सिस से z एक्सिस से कितना कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो वो एंगल्स हैं अल्फ़ा बीटा गामा। तो फाइंड अल्फ़ा बीटा गामा कैसे होगा, कॉस अल्फ़ा अभी लिखा था, फार्मूला क्या है ax/a, और कॉस बीटा क्या है ay/a, और कॉस गामा क्या है az/a। ठीक, तो ax ay az तो हम जानते ही हैं, देखो इसको कंपेयर करो किससे, इसको कंपेयर करो axi ayj प्लस azk से। तो ax कितना होगा 2, ay कितना होगा -3, az कितना होगा +4। तो ax ay az हमें ऑलरेडी पता है, a पता करना पड़ेगा। व्हाट इज a है इस गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिवन कैसे निकालोगे, a लिखो, चाहे a वेक्टर में दोनों तरफ मॉड लगाओ, एक ही बात है। तो a यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में अगर दिया है तो मैग्नीट्यूड निकालने का यही तरीका है। तो कैसे निकालोगे,
2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो कितना आ गया √29, इतना आ गया। तो √29 क्या हो गया, ए हो गया। तो बहुत सिंपल है, कॉस अल्फ़ा क्या हो जाएगा 2/√29, कॉस बीटा क्या होगा -3/√29 और कॉस गामा क्या होगा 4/√29। ठीक है, फिर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, वो भी इससे प्रूव हो जाएगा। इनको स्क्वायर करके ऐड कर दो तो ऊपर में √29 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय √29 तो इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं किसी वेक्टर को, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी ए कॉस अल्फ़ा ए कॉस बीटा, यहाँ से ए जेड की वैल्यू ए कॉस गामा, तो वेक्टर ए को ऐसे भी लिखा जा सकता है ए कॉस अल्फ़ा आई कैप, ये ए एक्स की वैल्यू लिख दी हमने। बहुत सिंपल है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, इनको बस थोड़ा याद रखना पड़ता है, कन्फ्यूज़न ना हो इसके लिए कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, उसको कैसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर दिया है तो उससे अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करें, ये सब हमने अभी डिस्कशन कर लिया। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ वेक्टर्स में मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए ये सब जानना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कल करेंगे, कल ही क्लास होगा, उसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।